जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल असवानी सीवाट साहब। और आप हेड रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी के, और आपने जो है वो ब्रिगेड कमांड की है एलओसी के ऊपर। जनरल साहब, आपके वक्त का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी कमर। थैंक यू सर। अच्छा जनरल साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना है और जरा थोड़ी स्ट्रेटेजिक लेवल की टॉक करनी है, और पूछना आपसे ये है कि जनरल साहब पहले तो ये बताएं कि ये जब से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आई है, ये महसूस किया जा रहा है, वैसे रूटीन में भी था, ये पिछले 10 सालों में एक रिकॉर्ड है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था। लेकिन अभी कुछ ये महसूस किया जा रहा है कि इंडिया बड़ा मैसिवली जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है। इसकी क्या वजह है? इंडिया को क्या जो अमेरिका के साथ क्वाड पार्टनरशिप की वजह से अमेरिका समझता है कि ये जरूरी है, या माजी में ही आपके ख्याल में ये था कि चीन का मुकाबला करना है तो ये जरूरी है, या फिर नरेंद्र मोदी साहब फौज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो आर्मी को जीत सकें, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को जीत सकें? आपकी नजर में व्हाट इज सो मच इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट ऑन द मिलिट्री हार्डवेयर सर? देखो कमर, ये हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि 10 साल में हमारा जो थ्रेट परसेप्शन है वो बहुत बड़ा है। और सबसे ज्यादा थ्रेट परसेप्शन बड़ा है चीन की तरफ से। जैसा आपको पता, भारत और चीन के रिलेशनों में काफी जो एक प्रकार से ठंड आई है। जिस प्रकार से चीन लद्दाख के एरिया में आ गया है अप्रैल 2020 में। और इसके बाद जो सारी की सारी जो स्थिति चेंज हुई है, वहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में भारत का जो प्रॉब्लम है वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान के साथ, क्योंकि एक तो पाकिस्तान टेररिज्म में पूरा जोर दे रहा है, वहां से लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी भेजता है। और साथ में पाकिस्तान जो को भी बहुत मदद मिली है अपने जो मिलिट्री हार्डवेयर जो मिल रहे हैं उसको चीन से। जिस प्रकार से अभी आपको पता है कि सबसे लार्जेस्ट जो शिप है और मोस्ट मॉडर्न तुगेल, वो भी चीन ने पाकिस्तान को दिया है। और चीन ने ड्रोन्स दिए हैं, चीन ने JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट है। तो एक तो चीन बहुत ही अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है, और जो चीन आज मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका से, और वो इंडो पैसिफिक में भी, साउथ चाइना सी में भी, और भारत के बॉर्डर के साथ भी उसने एक तो अपने हथियारों को बहुत मॉडर्न बनाया है, और दूसरा अपने उसने जमावड़ा बढ़ाया है। ऐसे में भारत को जो थ्रेट है वो बहुत लार्ज है चाइना से भी, और भारत को थ्रेट है पाकिस्तान की तरफ से भी, जो पाकिस्तान को चीन उकसा रहा है, और चीन पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक हथियार दे रहा है। तो भारत को हर थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए ये जो हथियार वगैरह है, ये कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अपना जो बजट है उसको बढ़ाया हो। हमारा जितना बजट था 2.5% जीडीपी का, उसके करीब ही चल रहे हैं हम। और मगर फर्क आया है दो बातों में। फर्क आया है कि भारत जो था पहले 7 से 70 जो है परसेंट इंपोर्ट करता था हथियार, और भारत जो है बहुत बड़े हथियार खरीदता था रूस से भी। और उसके बाद अब हमने इसको डाइवर्सिफाई किया है, अमेरिका से भी ले रहे हैं, इजराइल से भी ले रहे हैं, फ्रांस से भी ले रहे हैं, कुछ जापान से भी, साउथ कोरिया से भी लिया है। मगर जो बदलाव सबसे बड़ा आया है कि अब भारत ने खुद मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट किया है। भारत के अंदर हथियार बनने लगे हैं। भारत के अंदर जो हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं, और हम ज्यादातर हथियार अब भारत में बनाएंगे अगले 15-20 साल में। हमने 200 ऐसे आइटम हैं जो भारत खरीदेगा नहीं, मगर वो भारत खुद ही बनाएगा। उसके अंदर आपकी मिसाइल भी शामिल हैं, आर्टी गन्स भी शामिल हैं, उसके बाद आपके टैंक भी शामिल हैं, आपके एयरक्राफ्ट भी हैं। जिस प्रकार से भारत ने तेजस मार्क 1 और 2 बना रहा है, हमने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अभी बना लिया है, हम शिप बना रहे हैं। हमारा अगर आप देखें, हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, वो एक प्रकार बिल्कुल इंडिजिनस है, और वो अभी सी ट्रायल में है। उसके बाद भारत ने शिप्स काफी बढ़ाई हैं। और इसके बाद भारत ने जो, मैं यही कहता हूं कि अब पूरा फोकस है भारत को अपनी इंडस्ट्रियल बेस बनाने का। और जो हथियार हम बाहर से ले भी रहे हैं ओवर अ पीरियड टाइम, तो हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके हम भारत में खुद ही बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी आपको मैं एग्जांपल
K9 वज्रा हमने लिया था, जो कि साउथ कोरिया से, जो कि एक सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, वो अभी भारत में ही L&T बना रहा है। इसी प्रकार से M777 अल्ट्रालाइट हाउजर जो हमने अमेरिका से ली हैं, और एक जिसको चिनूक हेलीकॉप्टर दाएं से बाएं ले जा सकते हैं एक वैली से दूसरे वैली, और हमने लद्दाख में उसको डिप्लॉय भी किया है, वो भी हमारा महिंद्रा डिफेंस बना रहा है। तो मैं यही कहने की कोशिश करूंगा कमर, कि भारत जो है, भारत कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि अपना डिफेंस बजट बढ़ाया हो। भारत अपनी फौजों को मॉडर्नाइज कर रहा है। भारत अब ज्यादातर हथियार खरीदने के बजाय खुद बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से 200 आइटम ऐसे हैं जिसमें आर्टी गन्स भी हैं, जिसमें टैंक्स भी हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट भी, जिसमें मिसाइल हैं। आने वाले समय में वो भारत में ही बनेंगी, हम उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। कमर। जी सर। सर, ये तो जारी बात है, हर मुल्क को हक है कि वो अपनी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको बढ़ाए दे, और दुनिया में बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं। लेकिन सर, हमने, मेरा ख्याल है कि जब से पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की अंदर बड़ी तब्दीली आई है, और इमरान खान ने भी कहा कि जो भी कश्मीर में जिहाद करने जाएगा वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, वो दुश्मन है। ये दिस इज ए कैटेगोरिकल स्टेटमेंट। लेकिन सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा है आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, मिलिट्री हार्डवेयर इंपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ खुद अपनी मेक इन इंडिया की भी बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के जो नेवल चीफ हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जी कि जो पाकिस्तान जो है, उसको चाइना बहुत ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर दे रहा है, तो ये सिक्योरिटी डायनामिक्स को इफेक्ट करेगा। लेकिन जनरल साहब, एक बात बताएं, आप एक तरफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात, अग्नि 5 की बात चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप, पाकिस्तान के पास तो ऐसा कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, आप ये चीजें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्या चाइना दे रहा है, जो इंडियन नेवी चीफ जो है एडमिरल करमबीर सिंह साहब, उनको ये कहना पड़ा कि ये जो मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को दिया जा रहा है, इससे सिक्योरिटी डायनामिक्स इफेक्ट होंगे, जबकि आप खुद जो है वो अग्नि 5 और अग्नि 6 पे काम हो रहा है। पहले जी 5000 किलोमीटर तक जा रहे थे, अभी जी 8 से 12000 किलोमीटर तक जाएंगे। आप नहीं समझते कि इंडिया का पाकिस्तान के बारे में कहना कि जो मिलिट्री हार्डवेयर है ये वाकई इफेक्ट कर सकता है? ये तो आप कह सकते हैं कि चाइना, हाँ, मिलिट्री जो हार्डवेयर बना रहा है वो इंडिया को इफेक्ट कर सकता है। आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल कमर, देखो दोनों बातें हैं। एक तो बात आपने बहुत ठीक बोली कि चीन जो है बहुत जोरों से अपने फौज को मॉडर्नाइज कर रहा है, और वो टक्कर भारत की तरफ नहीं है, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। इसका मतलब आने वाले समय के अंदर वो एक सुपर पावर बनने की कोशिश में है, और वो आज किसी हिसाब से इंडो पैसिफिक के अंदर जिस प्रकार से उसने अपना दबदबा बढ़ाया है, उससे साफ जाहिर है। देखो उसकी प्रॉब्लम चल रही है जापान के साथ ईस्ट चाइना सी में, सैनकाकू आइलैंड, उसके बाद साउथ चाइना सी में उसके पास जो 9 डैश लाइन, उसके फिलीपींस के साथ भी, वियतनाम के साथ भी, इंडोनेशिया के साथ भी, और कहीं ना कहीं ताइवान को वो जबरदस्ती हड़पने की कोशिश कर रहा है, वहां पर भी उसने हथियार लगाए हैं। इसी प्रकार से उसने हांगकांग में न्यू सिक्योरिटी लॉ लेकर आया, तिब्बत के अंदर वो जिस प्रकार से तिब्बतन्स को प्रेशराइज कर रहा है, और इसी प्रकार सिंगजांग में वीगर मुसलमानों को, और भारत के साथ वो लद्दाख में आया है। मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम होके जिस प्रकार से आज चीन अपने डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। अगर आप देखें न्यूक्लियर वेपन में भी वो अभी हमें मालूम है कि अमेरिका और रूस जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, और उसके बाद चीन आता है, मगर चीन ने अपने न्यूक्लियर हथियार काफी बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, और मिसाइलें बनानी स्टार्ट की हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक मिसाइल, जो वो मुझे लगता है अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। और ये भी सच्चाई है कि जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चीन के पास आई है, उसने पास की किसी हद तक पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ज्यादातर वो आई है चीन से। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने उसको आगे जो थी वो भी AQ खान ने उसको नॉर्थ कोरिया को भी दी, ईरान को भी दी, लीबिया को भी दी। मगर ये सच्चाई है कि जो चीन है वो ज्यादा से ज्यादा आधुनिक हथियार बना रहा है आज की तारीख में, हाइपरसोनिक जो मिसाइलें हैं वो भी, और वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने में टाइम नहीं लगता, और दी हैं। जिस प्रकार से अब जो मैं बता रहा था पहले भी, जो तुगरिल है एक सबसे बड़ा नेवल शिप है, मोस्ट मॉडर्न नेवल शिप, वो अभी पाकिस्तान को दिया गया है चीन की जगह से। और जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है,
वो ग्वादार में डीसी पोर्ट आ गया, वहां पर जो सबमरीन जो हैं वो 4 सबमरीन अभी चीन देगा पाकिस्तान को। JF-17 अभी जॉइंट प्रोडक्शन है। उसके बाद उसने काफी ड्रोन्स, और एक पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि एक सबसे बड़ा पहल कर रहा है कि ड्रोन की एक ब्रिगेड बना ली है उसने। एविएशन की ब्रिगेड तो देखी थी, ड्रोन की ब्रिगेड, बहुत ज्यादा ड्रोन मिले हैं इसको चीन से और किसी हद तक टर्की से भी। तो ये कोई शक और सवाल नहीं कि अभी चंद एक समय में चीन ने बहुत ज्यादा जो हथियार जो हैं वो दिए हैं पाकिस्तान को। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्यों, जो हमारे एडमिरल करमबीर सिंह ने बोला, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये है क्योंकि अभी चीन को मालूम है कि उसने इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बनाना है, और उसमें उसने अपने सबमरीन हैं जो न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन, वो अभी भी उसकी 5 से 6 घूमती हैं इंडियन ओशन रीजन में, और उसको लग रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो उसको काउंटर कर सकता है, क्योंकि भारत के अंदर यह भी काबिलियत है कि वो मलक्का स्टेट को भी ब्लॉक कर सकता है, और उसमें 70 से 80% जो ट्रेड चीन का वहां से जाता है, और चीन के पास 50 से 60 दिन से ज्यादा ऑयल नहीं है। ये उसको मालूम है कि भारत के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है, और ये अमेरिका भी जानता है कि अगर कोई टक्कर ले सकता है चीन के साथ साउथ एशिया में, वो भारत है। मगर अब वो भारत को अभी चाहता है चीन कि वो कहीं उलझ जा रहे रीजनल प्रॉब्लम में पाकिस्तान के साथ, और भारत की जो नेवी है एक प्रकार से ब्लू वाटर नेवी बन रही है। उसके लिए उसने क्या किया है, पाकिस्तान को ज्यादा नेवल शिप दी है, सबमरीन दी हैं। इससे क्या होगा कि एक थ्रेट लेवल अरेबियन सी में बढ़ जाएगा। अब हमारा फोकस इंडियन ओशन की बजाय कराची पोर्ट और अरेबियन सी की तरफ हो जाएगा, क्योंकि वो यही चाहते हैं चाइना कि फोकस काउंटर करने के लिए जो पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब जो सबमरीन आ रही हैं, जो न्यू फ्रिगेट्स आई हैं, वारशिप आई हैं, तो उसका मकसद यही है कि कहीं ना कहीं भारत जो है इंडो पैसिफिक में ज्यादा ध्यान ना दे, उसको थ्रेट इतनी बड़े पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की तरफ ही ज्यादा ध्यान दे। तो ये एक मुझे लगता है कि सोची समझी साजिश है चीन की, और चीन धीरे धीरे जिस प्रकार से पाकिस्तान को हर चीज हथियार दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं, आज नहीं, पहले अमेरिका देता था बहुत ज्यादा हथियार पाकिस्तान को, मगर वो 10 एक साल में नहीं दे रहा। अब आपको ज्यादा से ज्यादा हथियार जो हैं वो चीन से मिलने हैं, कुछ टर्की से भी मिले हैं, तो इसमें कोई शक और सवाल नहीं। तो सच्चाई यह है कि ये चीन की सोची समझी साजिश है। कमर जी जल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से ये एलैबोरेट किया सारी सिचुएशन को। अच्छा जल साहब, आपने अपनी इसमें कहा कि इंडिया अब ब्लू नेवी बन रही है। अच्छा ये बताइएगा, जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर आप बनाया है और ये ट्रायल बेसिस पे है, इसकी क्या कैपेबिलिटी है और ये कितना को काबिल है, और ये इंडियन नेवी को कितनी को स्ट्रेंथ दे रहा है, और कितना को इसको जिसे आप कह लें कि एक इंडियन नेवी में कॉन्फिडेंस आ सकता है कि वो इंडो पैसिफिक में वो क्वाड ममालिक के साथ जो है वो इंगेज अच्छा तरीके से कर सकते हैं, या चाइना को भी जो है वो चाइना के लिए भी ये है। तो आप इसको कैसे समझते हैं, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर का इंडियन प्लान है, ये वाकई इंडिया को प्रॉपरली स्ट्रेंथ देता है, या क्या आप समझते हैं कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उतने उस मुकाम पे नहीं है जिस तरह चाइनीज और अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर है? नहीं, देखो पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कमर की क्वाड क्या है, कि ये क्वाड आपको पता 4 देशों का समूह है, भारत, अमेरिका और उसके बाद रूस, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और वो जो क्वाड है वो उसकी 4 नेवी जो हैं वो भी अभी बनी हैं कि चीन का जो दादागिरी थी इंडो पैसिफिक में, स्पेशली 3 प्रिंसिपल हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, और मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर एंड स्मॉल आइलैंड नेशन। उस पे क्वाड बना था, और क्वाड में भारत का बहुत बड़ा महत्व है। और भारत ने यह भी देखा कि इन जो 4 देश हैं वो सब मजबूत है। एक कमजोर कड़ी थी वो ऑस्ट्रेलिया थी, ऑस्ट्रेलिया की नेवी कमजोर थी, मगर जब से AUKUS बना है तो ऑस्ट्रेलिया को भी अमेरिका ने और यूके ने न्यूक्लियर पावर सबमरीन देने की ठानी है। तो ये चारों जो देश हैं क्वाड के, आने वाले समय में इसमें कोई शक नहीं, सवाल नहीं, इंडो पैसिफिक में चीन को एक प्रकार से बहुत ज्यादा चैलेंज करेंगे। और इसी प्रकार चीन इससे डरता है, वो कहता है ये एशियन नेटो है।
और सच्चाई यह है कि इसके अंदर भारत एक बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। अगर भारत को अहम रोल प्ले करना है इंडो पैसिफिक में, तो भारत के अंदर ब्लू वाटर नेवी की एक्चुअल क्षमता होनी चाहिए। उसके लिए उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और SSBN होने चाहिए। तो अभी भारत का एक INS विक्रमादित्य जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी INS विक्रांत जो भारत ने इंडिजिनस बनाया है, और जो पहले INS विक्रांत हमने लिया था रूस से और वो डीकमीशन होगा, उससे कहां बहुत ज्यादा आधुनिक बनाया है। जिस प्रकार से जो एयरक्राफ्ट कैरियर आज की तारीख में हैं, जो कि बड़े बड़े देशों के पास हैं, चाहे वो अमेरिका के पास है, रूस के पास है, अभी चीन ने भी बनाया है, उसके मुकाबले का है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। तीसरा, हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि भारत को अगर दोनों तरफ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ इंडो पैसिफिक में जाना है, तो हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हरदम होने चाहिए, जो कि एक प्रकार रेडी हो, एक मेंटेनेंस में हो। तो 3 हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं, और वो हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपको इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बनाना है और चीन के जो आने वाली थ्रेट को काउंटर करना है, वो जरूरी है। मगर उसके साथ साथ भारत के अंदर जो काबिलियत होनी चाहिए वो है न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन की। वो भी भारत अब आगे बढ़ रहा है उसकी तरफ। और एक बात आती है SSBN की, जो एक तो है न्यूक्लियर पार्ट, एक न्यूक्लियर मिसाइल की जो हमारे पास काबिलियत है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने बोला है कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखते हैं न्यूक्लियर हथियार के। हम समझते हैं कि जो न्यूक्लियर हथियार हैं, दीज आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दीज आर वेपन ऑफ डेटरेंस एंड पीस। मगर हमारे पास हमने डिक्लेयर किया कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है भारत की। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने को बचाने के लिए हमारे पास हथियार नहीं है। हमारे पास क्रेडिबल डेटरेंस के लिए प्लस सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की काबिलियत है, और वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की काबिलियत कुछ एक देशों में ही है, 3 4 5 देशों में। उसका मतलब कि भारत की जो न्यूक्लियर हथियार को छोड़ने की लैंड से भी छोड़ सकते हैं, हवा से भी छोड़ सकते हैं, और वो सबमरीन से भी छोड़ सकते हैं, और शिप से भी छोड़। तो इसलिए इनका भी आना बहुत जरूरी है, SSBN का, न्यूक्लियर पावर सबमरीन का, एयरक्राफ्ट कैरियर का होना, फ्रिगेट्स का होना। तो अगर हमने मॉडर्न नेवी बनानी है, जो भारत की नेवी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि नेवी और एयर फोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा आने वाले समय में भारत को, क्योंकि इसी से आप अपने आप को पावर प्रोडक्शन कर सकते हो, और नेवी की जो पावर से आप थ्रेट इन बीइंग हो सकते हो। अगर हमने चीन को काउंटर करना है इंडो पैसिफिक में, तो हमारे पास ये काबिलियत और क्षमता होनी चाहिए, और मुझे लगता है उसी को मद्देनजर रखते हुए ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कमर जी बहुत शुक्रिया जनरल साहब। आखिरी सवाल मैं आपसे जनरल साहब करना चाहता हूं, और वो ये है कि इंडिया बहुत ज्यादा काम कर रहा है कि जी थिएटराइजेशन एंड इंटीग्रेशन एंड थिएटराइजेशन की। अभी पता चल रहा है कि इंडिया की जो आर्मी है वो एक बड़ी मेजर एक्सरसाइज कर रही है वेस्टर्न बॉर्डर पे, जिसमें तकरीबन 30,000 ट्रूप्स इन्वॉल्व हैं, बाकी एसेट्स और भी इन्वॉल्व हैं, एयरफोर्स है, कोस्ट गार्ड है। आप क्या समझते हैं, ये क्या एक नॉर्मल किस्म की एक्सरसाइज है, या ये वाकई ये सदर्न कमांड में इस एक्सरसाइज की जरूरत थी, या उन्होंने महसूस किया, या ये अभी समझते हैं कि ये जो थिएटर लेवल की एक्सरसाइजेस हैं ये अब जरूरी हैं, क्योंकि इस पे पर काफी इन्वेस्टमेंट अब इंडिया कर चुका है। जी सर। हाँ बिल्कुल, देखो कमर, इसको हमें ऐसे देखना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं कि जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने सब ने थिएटराइजेशन कर ली है, जिसके अंदर अमेरिका भी शामिल है, यूके भी है, उसके अंदर चीन भी शामिल है। इसका मतलब थिएटराइजेशन का एक मोटे तौर पे अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कि आप ऐसा आने वाले समय में लड़ाई कोई अकेली आर्मी नेवी एयरफोर्स नहीं लड़ेगी, लड़ाई लड़ी जाएगी जॉइंटली, और इसके लिए आपको थिएटर में एक ही कमांडर होगा जिसके अंदर सारे रिसोर्सेज होंगे, आर्मी के रिसोर्सेज भी, एयर पावर भी, और नेवल रिसोर्सेज। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत में थिएटराइजेशन हो अभी की जो प्रतिक्रिया शुरू हो रखी है, और हम उसको आने वाले समय में 2-3 साल में थिएटराइजेशन कर लेंगे। और उसको करने के लिए जो हमने सोच विचार किया है कि आने वाले टाइम में कैसे होगा, ये इसको किस प्रकार से हम अनफोल्ड करेंगे, क्या रोड मैप होगा, उसकी हम अब थोड़ा बहुत जो ग्राउंड पे भी हम देख रहे हैं
क्योंकि कोई भी चीज को लाने से पहले आपको टेस्ट करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि जो हम एक्शन लेने वाले हैं क्या वो एक्शन ठीक है या उसको मिड कोर्स करेक्शन चाहिए। तो ऐसे में ये जो दक्षिण जो शक्ति हो रही है एक्सरसाइज सदन कमांड की, तो उसी को मद्देनजर रखते हैं कि हम जो आने वाले टाइम में थिएटराइजेशन करेंगे। थिएटराइजेशन करते हैं तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी होंगे जिसके अंदर मैकेनाइज फोर्सेज और इन्फेंट्री आर्मर उनका सबका एक मेलजोल होगा, उसके अंदर आर्टिलरी भी होगी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भारत जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है। अगले 2-3 साल में भारत पूरा थिएटराइजेशन हो जाएगा भारत की फौज का, और उससे भारत की जो पंच है वो बढ़ेगा। और आने वाले टाइम में हम एयर पावर, नेवल पावर और जो फौज की पावर है उसको मिला के कि लड़ाई जो आने वाले टाइम में लड़ी जाएगी, इनके अंदर सिनर्जी होनी चाहिए, और वो सिनर्जी आएगी थिएटराइजेशन से। थिएटर जो कमांडर है वो फिर डायरेक्ट आपको रिपोर्ट देगा सीडीएस को। तो मुझे लगता है उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक्सरसाइज, उसके अंदर जो चीजें होने वाली हैं उनको ट्रायल किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। उनके अंदर कोई मिड कोर्स करेक्शन अगर हमें सोच विचार करना है तो वो करेंगे। पर सच्चाई ये है कि भारत थिएटराइजेशन की तरफ जा रहा है, और मुझे लगता है अगले 2-3 साल में भारत जो है कि फौज के अंदर पूरे तौरों से ये थिएटराइजेशन हो जाएगा। कमल जी जन साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। आपने हमें एक होलिस्टिक व्यू दिया इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का, थिएटराइजेशन की एक्चुअल यूजेज का, और चाइना के हवाले से भारत के क्या प्लान्स हैं, और इंडिया के क्वाड और इंडो पैसिफिक में, और पाकिस्तान को इंडिया कैसे देखता है, और चाइना पाकिस्तान जो मिलिट्री कोऑपरेशन है इसको इंडिया कैसे देखता है। थैंक यू वेरी मच मेजर जनरल अशवानी श्रीवास्तव, बहुत शुक्रिया सर। कमल, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू।